अच्छा, तो सब एक दफ़ा मुझे बता दें, इनको आवाज़ क्लियर आ रही है मेरी? टेक्स्ट कर दें अपने मैसेज। फटाफट अपना अपना एक टेक्स्ट कर दें, क्लियर आ रही है आवाज़ सबको? ओके, चलें सेशन को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मलिक एहसन अवान, स्टूडेंट ऑफ फाइनल ईयर फार्मडी एंड आई एम वर्किंग एज एन एम्बेसडर ऑफ ANMS। तो आज का टॉपिक आप सबको पता है कि स्पाइनल डिफॉर्मिटी। सबसे पहले आप सब लोगों को मेरी तरफ से और ANMS की तरफ से एक वार्मली वेलकम है इस प्लेटफॉर्म पर। जो नए हैं, जो इससे पहले भी सेशंस ज्वाइन कर चुके हैं, तो आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, जो हमारे स्पीकर डॉक्टर खतीजा अल्ताफ़ इसको कंडक्ट करेंगी, वो है स्पाइनल डिफॉर्मिटीज़। आप सब जानते हैं कि स्पाइनल डिफॉर्मिटीज़ जो होती है, इट रेफर्स टू द एबनॉर्मल कर्वेचर्स एंड मिसएलमेंट्स ऑफ द स्पाइन दैट कैन रिफ्लेक्ट एंड अफेक्ट इट्स शेप एंड फंक्शन। तो हम लोग जो है डॉक्टर खतीजा अल्ताफ़ के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारे पास ये ANMS की CEO हैं। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी सर्विसेज दी हुई हैं, जैसे कि ये एक सर्टिफाइड हजामा थेरेपिस्ट हैं। शी इज़ आल्सो अ फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद। शी इज़ वर्किंग एज एन सर्टिफाइड हजामा थेरेपिस्ट, वर्किंग एज सर्टिफाइड काइनेसियोथेरेपी। तो ये इनकी डिफरेंट सर्विसेज हैं हमारी, जो आज की स्पीकर हैं डॉक्टर खतीजा अल्ताफ़ के बारे में। तो बिफोर मूविंग टूवर्ड्स द सेशन, मैं मैम खतीजा अल्ताफ़ को यहाँ पे वेलकम करूँगा और उनकी तरफ ये सेशन को हवाले करूँगा। इट्स ओवर टू यू मैम। ओके, थैंक यू सो मच मिस्टर एहसन नवाज। लेट्स स्टार्ट ओवर टॉपिक टुडे सेशन। सो आज जो हमने डिस्कस करना है ना, वो है स्पाइनल डिफॉर्मिटीज। ये स्पाइनल डिफॉर्मिटीज स्टार्टअप करने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होनी चाहिए चीज के व्हाट इज स्पाइन, कि स्पाइन क्या है और इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। हमें इसकी जो है ना जर्नल एनाटमी के बारे में पता होना चाहिए कि स्पाइन को हम किस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। स्पाइन बेसिकली हमारे पास ऐसी एक चीज है जो हमारे ट्रंक लेवल को जो है ना जिसने एडजस्ट किया हुआ है। इसमें हमारे पास जो है ना टोटल अगर हम देखें, हमारे पास 4 कर्व्स होती हैं स्पाइन में, और ये 70 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। हमारी जो स्पाइनल कोड है वो इसके अंदर प्रेजेंट होती है, और सराउंडिंग इसकी वर्टिब्रेज जो है उसने इसको सराउंड किया होता है। ठीक है, टोटल हमारे पास जो है ना 23 वर्टिब्रेज होती हैं। हमारे पास बेसिकली 4 रीजन्स बन रही होती हैं। फर्स्ट हमारे पास सर्वाइकल रीजन होता है जो हमारे नेक का पार्ट बना रहा होता है। नेक्स्ट थोरेसिक होता है जो हमारे रिब केज का पार्ट बना रहा होता है और चेस्ट रीजन को कवर अप कर रहा होता है। देन लंबर होता है जो हमारी लोअर बैक को कवर कर रहा होता है। देन हमारे पास आ जाता है सैक्रम एंड कॉक्लेक्स। ये हमारे पास जो है ना टोटल व्यूज होते जो है ना हमारे पास प्रेजेंट होती हैं। हमारे पास इतने रीजन 4 रीजन प्रेजेंट होते हैं, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर एंड सेक्रम एंड कॉक्लेक्स। इसमें कौन कौन से कितने कितने इस लेवल पे बोन्स, लाइक सर्वाइकल रीजन है तो इसमें हमारे पास इस लेवल पे कितनी बोन्स प्रेजेंट होती हैं, तो ये चीज भी हम इसी में डिस्कस करेंगे। सर्वाइकल में हमारे पास टोटल 7 वर्टिब्रेज होती हैं। थोरेसिक में हमारे पास आ जाती हैं 12 वर्टिब्रेज। नेक्स्ट अगर हम देखें लंबर में, उसमें हमारे पास 5 वर्टिब्रेज होती हैं। इसको अगर हम पढ़ने में करें तो हमारे पास ये आता है L1, L2, L3, L4 एंड L5, ये चीज आ जाती है। ठीक है, और लास्ट हमारे पास जो है सेक्रम एंड कॉक्लेक्स में टोटल हमारे पास 9 बोन्स होती हैं, ये फ्यूज होती हैं। सेक्रम की हमारे पास 5 होती हैं एंड कॉक्लेक्स को अगर हम देखें तो वो 4 होती हैं। ये चीज आपको जनरल एनाटमी के बारे में पता होनी चाहिए कि स्पाइन हमारे पास बेसिकली है क्या। उसमें अब फर्दर हमारे पास क्या क्या डिफॉर्मिटीज आती हैं जिसको हमने आज डिस्कस करना है, वो चीज हम देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया नॉर्मल स्पाइन के बारे में, नॉर्मल स्पाइन में हमारे पास कर्व्स भी प्रेजेंट है। नॉर्मल कर्व्स जो प्रेजेंट है ना, टोटल जो हमारे पास है ना नेचुरल कर्व भी ना 3 कर्व्स प्रेजेंट है, 4 कर्व्स जिसे हम कह देते हैं। ठीक है, टोटल हमारे पास 4 कर्व्स प्रेजेंट होती है नेचुरली जो पाई जाती हैं। हमारा जो सर्वाइकल रीजन है उसमें हमारे पास लॉर्डोटिक टाइप की जो कर्व होती है। नेक्स्ट अगर हम देखें थोरेसिक को तो वो थोड़ी काइफोटिक होती है, लंबर भी लॉर्डोटिक होती है, और नेक्स्ट सैक्रम एंड कोकैक्स है वो भी थोड़ी काइफोटिक होती है। दो हमारे पास लॉर्डोटिक है और जो दो है वो काइफोटिक टाइप की होती है। ये नेचुरल कर्व जो है ना हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। अगर तो हम एंटीरियरली व्यू करें ना अपनी स्पाइन को, तो उसमें हमें कोई कर्व नहीं आती, लाइक नजर नहीं आती, लाइक हमें यही महसूस होता है कि जस्ट स्ट्रेट है। लेकिन जब लेटरल व्यू में हम देखते हैं ना, तो स्पाइन हमारे पास जो है ना कर्व्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, 4 नेचुरल कर्व्स प्रेजेंट होते हैं। अगर ये कर्व ज्यादा इंक्रीज हो जाए या रिड्यूस हो जाए, वो भी हमारे पास क्या आ जाती है, एक डिफॉर्मिटीज कोज करती हैं। तो उन डिफॉर्मिटीज कौन कौन सी डिफॉर्मिटीज आती हैं उनको हम जो है ना आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं
स्पाइनल डिफॉर्मिटीज जो आज हमने डिस्कस करनी है, जिसमें हमारे पास आ जाता था सिक्लोरोसिस, काइफोसिस, लोडोसिस, फ्लैट बैक एंड टोटिकुलस। इसको आज हमने डिस्कस करना है वन बाय वन। हम जो है ना इसको देखते हैं कि ये बेसिकली हमारे पास होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो आ जाता है ना वो है सिक्लोरोसिस। सिक्लोरोसिस बेसिकली हमारे पास जो है ना साइड वे कर्वेचर ऑफ द स्पाइन को हम सिक्लोरोसिस कहते हैं। आपको जहां पे भी ये टर्म मिले तो आपने यही कहना है कि साइड वे कर्वेचर ऑफ द स्पाइन। बेसिकली हमारे पास इसको हम एक टर्म ये भी कह सकते हैं कि लेटरल कर्वेचर हो जाती है स्पाइन की। वो किस तरह से होती है वो भी हम देखते हैं। हमारे पास ये लेटरल कर्वेचर, इसमें हमारे पास दो चीजें आती जाती हैं सिक्लोरोसिस में, या तो सी शेप्ड हो सकती है या तो हमारे पास एस शेप हो सकती है। आपको इस पिक्चर के थ्रू जो है ना ज्यादा क्लियरली समझ आएगा। एक नॉर्मल स्पाइन को अगर हम देखें तो वो बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में है, बट इन सिक्लोरोसिस केस में हमारे पास क्या होता है, हमारी ये जो स्पाइन है वो सी शेप हो जाती है। अगर तो थोरेसिक लेवल पे है, अगर हम टोटली व्यू करें तो हमारा इतना रीजन, नेक का रीजन जिसको सर्वाइकल रीजन हमने कहा, ये हमारे पास थोरेसिक रीजन है। देन यहाँ नीचे लंबर आ जाएगा, देन सैक्रम एंड कॉक्सिक्स रीजन है। लेकिन अगर मोस्टली जो देखा जाता है ना सिक्लोरोसिस, वो हमारे थोरेसिक रीजन पे देखा जाता है। थोरेसिक रीजन पे हमारे पास जो सिक्लोरोसिस है ना वो सी टाइप का होता है सिक्लोरोसिस। इसको हमने लेटरल कर्वेचर का नाम क्यों दिया, ये भी आपको पिक्चर से ही समझ आ रहा होगा कि लेटरल साइड पे हमारा जो है ना स्पाइन जो है ना डाइवर्ट कर जाती है लेटरल साइड पे, इसलिए हमने इसको सिक्लोरोसिस का नाम दिया है, ठीक है। ये चीज लेटरल साइड पे। लेकिन अगर साथ सिक्लोरोसिस का थोरेसिक रीजन इन्वॉल्व है, साथ हमारा लंबर रीजन भी इन्वॉल्व हो जाए तो ये थोड़ा एस शेप बना लेता है। तो एस शेप सिक्लोरोसिस भी हमारे पास हो सकता है और सी शेप सिक्लोरोसिस भी हो सकता है। इसलिए हमने दो टर्म्स इसके बारे में पढ़ी है सिक्लोरोसिस की, हमारे पास सी शेप भी हो सकता है और एस शेप भी हो सकता है। ये क्यों होता है, किस कंडीशंस की वजह से हो सकता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको इस सेशन में बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्टली आपको इस टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए कि सिक्लोरोसिस बेसिकली है क्या। कि ये चीज है कि साइड वे कर्वेचर हमारी हो जाती है स्पाइन की। या हमने मोस्टली केस देखे भी होंगे, अपने इर्द गिर्द भी देखे होंगे, बहुत से बच्चों में भी ये बहुत ज्यादा कॉमन है। और नेक्स्ट हम इसके कॉजेज देखते हैं कि क्यों ये जो है ना सिक्लोरोसिस की फेज तो जो है ना आती है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कॉन्जेनिटल सिक्लोरोसिस। कॉन्जेनिटल जहां भी वर्ड आएगा ना आपने इस टर्म को याद रखना है कि कॉन्जेनिटल बाय बर्थ है। लाइक स्पाइनल एबनॉर्मेलिटीज हमारे पास बेबी में आ गई है जब वो डेवलप इन द वॉर्म, जब वो वॉर्म में था तब भी ये डेवलप हो गई है सिक्लोरोसिस की फेज। ये हमारे पास जो है ना 100,000 में से जो है ना न्यू बॉर्न बेबीज में से वन तक ऐसा केस होता है कि जिसको स्पाइनल एबनॉर्मेलिटीज होती है, लाइक सिक्लोरोसिस होती है, कि बच्चों में देखी जाती है। क्यों होती है, क्योंकि वॉर्म में बेबी की पोजिशन ऐसी रही है जिसकी वजह से हमारे पास जो है ना स्पाइनल सिक्लोरोसिस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अर्ली ऑनसेट सिक्लोरोसिस। अर्ली ऑनसेट सिक्लोरोसिस ना बिफोर द एज ऑफ 10 स्टार्ट होता है, इसलिए हमने इस टर्म को अर्ली ऑनसेट सिक्लोरोसिस ही कहा है। जब चाइल्ड ग्रोन अप हो रहा होता है, क्यों होता है, बेसिकली मेल फॉर्मेशन की वजह से, मेल न्यूट्रिशन की वजह से स्पाइन प्रॉपर्ली ग्रो नहीं कर पा रही होती है, तो वो इस शेप में जो है ना अपने आप को डिवेलप कर लेती है। इसलिए हमने इसका, अगर इस कॉज की वजह से होता हुआ है तो हम इसको ये कह देते हैं कि अर्ली ऑनसेट सिक्लोरोसिस है। ये हमें बहुत से जो है ना अदर जो है ना कॉम्प्लिकेशंस पे कॉज करते हैं। लाइक हमारी अगर स्पाइन ही एक तरफ मूव कर रही है, लेटर कर्वेचर हो रहा है, तो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स प्रेजेंट है, लाइक हमारे लंग्स वहां प्रेजेंट है, हमारा हार्ट प्रेजेंट है थोरेसिक रीजन के लेवल पे, तो वो भी क्या करेंगे, लंग्स भी हमारे क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, हमें ब्रीथिंग एबनॉर्मेलिटीज भी आ सकती हैं। तो इसलिए हमने जो है ना कॉम्प्लिकेशंस ये कॉज कर सकता है, इसलिए हमने इसे अर्ली ऑनसेट सिक्लोरोसिस का है। नेक्स्ट अगर हम देख लें इसकी क्लासिफिकेशन में तो एल्डोसेंस आइडियोपैथिक सिक्लोरोसिस है। ये बेसिकली हमारे पास जो है ना 10 to 18 ईयर्स एज में जो है ना डेवलप होता है। इसकी कॉज तो अभी नहीं पता बिकॉज इट इज आइडियोपैथिक, ठीक है, इसलिए हमें इसकी कॉज बेसिकली अभी नहीं पता। और ये जो है ना आउट ऑफ 100 चाइल्ड्स में जो है ना 4 चाइल्ड्स को अफेक्ट करता है, एक्सपीरियंस करते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है डीजनरेटिव सिक्लोरोसिस। डीजनरेटिव सिक्लोरोसिस बेसिकली हमारे पास क्या है, हमारी बोन में क्या है, डीजनरेशन स्टार्ट हो गया। डीजनरेटिव सिक्लोरोसिस किस में हो सकता है, एडल्ट्स में हो सकता है, क्योंकि एडल्ट्स में जो है ना विद एज जो है ना उनकी ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट हो जाती है बोन्स की। तो क्या होता है, स्पाइन जो है ना साइड वे कर्वेचर को फॉलो कर लेती है, साइड कर्व बन जाती है। इसलिए जो है ना हम डीजनरेटिव सिक्लोरोसिस भी देखा जाता है, मतलब कि अडल्ट जो है हमारे पास ओल्डर एज पेशेंट्स भी बहुत से इसके एक्सपीरियंस किए गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है न्यूरोमस्कुलर सिक्लोरोसिस। न्यूरोमस्कुलर सिक्लोरोसिस बेसिकली हमारे पास क्या है, ड्यू टू मस्कुलर डिजीज हमारे पास जो है ना सिक्लोरोसिस की कॉम्प्लिकेशन आ गई है, ठीक है। लाइक हमारे पास कोई स्पाइनल कॉर्ड का इशू था या फिर ब्रेन का इशू था, तो जो नर्व हमारी ब्रेन से लोअर हमारा जो पार्ट है, बैक का पार्ट है, वहां पे जो नर्व सप्लाई हो रही है उसके प्रॉपरली मसल्स वर्क नहीं कर रहे,
तो जो मसल्स वर्क नहीं कर रही वो कॉन्ट्रेक्टेड फेस में चले गए तो अपनी तरफ क्या कर लेंगे, स्पाइन को खींच लेंगे, जो वीकेंड पार्ट होगा। तो इस वजह से न्यूरोमस्कुलर स्क्लेरोसिस भी कॉज हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है साइंड्रोमिक सिक्लोरोसिस। ये बेसिकली किसी सिंड्रोम की वजह से सिक्लोरोसिस कॉज होगा। कोई सिंड्रोम लाइक हम एग्जांपल ले लेते हैं जो है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। मस्कुलर डिस्ट्रोफी ना हमारे पास एक टर्म होती है जो कि हम यूज करते हैं, एक इस तरह इनके पेशेंट्स भी देखे जाते हैं। ये एक डिजेनरेटिव डिजीज है। हमारी जो डीएनए उसमें म्यूटेशन आ जाती है, हमारे जो मसल्स है ना उसमें एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसको हम डिस्ट्रोफिन प्रोटीन कहते हैं। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का वर्क ये होता है कि हमारे मसल को कॉन्ट्रेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है, ठीक है। लाइक बट इन द मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो है ना, इन पेशेंट्स में जो है ना इस प्रोटीन नहीं बन रही होती, क्योंकि उनकी जीन में क्या आ गई है, म्यूटेशन आ गई है। तो ये प्रोटीन नहीं बन रही होती जिसकी वजह से उनके जो मसल्स है वो कॉन्ट्रेक्टेड फेस में नहीं आते हैं। तो इस केस में अगर मस्कुलर डिस्ट्रोफी का पेशेंट है तो उसको भी जो है ना सिक्लोरोसिस हो सकता है, क्योंकि उनके मसल्स जो है ना प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहे होते। क्यों नहीं कर रहे होते वो भी मैंने आपको बताया, ड्यू टू द म्यूटेशन इन देयर जीन डिस्ट्रोफिन प्रोटीन इनमें जो है ना प्रोड्यूस नहीं हो रही होती। ये हमारे पास कुछ कॉजेज थे जिसकी वजह से सिक्लोरोसिस जो है ना कोस बन सकता है, कि आप खुद ही आप डायग्नोस कर सकते हैं। लाइक आपके पास पेशेंट आया है, कॉन्जेनिटल भी आ सकता है, वो तो न्यूबॉर्न बेबी होगा, अर्ली ऑनसेट भी हो सकता है। डीजेनेटिव सिक्लोसिस एडल्ट्स में आप देखेंगे, सेंड्रोमिटिक आप देखेंगे अगर किसी अदर डिजीज के साथ है, लाइक न्यूरोमस्कुलर डिजीज, मस्कुलर डिस्ट्रोफी के साथ है, तब भी हो सकता है, ठीक है। एंड अदर मस्कुलर स्केलेटन भी हो सकता है। ये हमारे पास थे कुछ कॉजेज सिक्लोरोसिस के। अंडरस्टूड। नेक्स्ट अगर हम देख लेते हैं सिम्टम्स। एज अ फिजियोथेरेपिस्ट भी आपको सिम्टम्स के बारे में ना हर डिजीज की पता होना चाहिए, क्योंकि सिम्टम्स से ही हम जो है ना डायग्नोसिस बनाते हैं। अपनी क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हमें बहुत हेल्प आउट मिलती है थ्रू सिम्टम्स। जब हमें सिम्टम्स पता होती है ना तो हम जो कर रहे होते हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं या फिर कोई, नहीं कर रहा। काइंडली अपना माइक म्यूट कर लें। तो हम जो है ना सिम्टम्स के थ्रू जो है ना डायग्नोस कर रहे होते हैं सिक्लोरोसिस को। सबसे पहले हम देखते हैं पेशेंट, जो ऐसा पेशेंट होता है सिक्लोरोसिस का, उसका शोल्डर जो है ना अनइवन होता है। लाइक वन शोल्डर ब्लेड जो है ना उसका रेज होता है और एक रेज नहीं होता। ये एक सबसे पहली सिम्टम्स हमें शो हो रही होती है, और आप थ्रू आई भी उसके देख रहे होते हैं, क्लिनिकल एग्जामिनेशन में भी आपको हेल्प आउट करती है, ठीक है। नेक्स्ट हम सिक्लोरोसिस के पेशेंट में क्या देखते हैं कि उनका हेड जो है ना सेंटर्ड पोजीशन में नहीं होता। लाइक उनका हेड जो है ना अबव द पेल्विस होगा, बिल्कुल सेंटर नहीं होगा, ठीक है। हिप उनकी जो है ना वन रेज होती है एंड यूजुअली हाई भी होती है, ठीक है। रिब केज भी उनकी डिफरेंट हाइट्स में होती है। वेस्ट भी उनकी अनइवन होती है। लाइक अगर हम उनका देखें ना, अपीयरेंस देखे टेक्सचर ऑफ स्किन की सॉरी पोस्टीरियर साइड पे या फिर बैक की स्किन पे, तो उनके स्पाइनल चेंजेस आए होते हैं, लाइक डिंपल्स पड़े होते हैं, हेयरी पैचेस होती हैं, या कलर एबनॉर्मेलिटीज भी होती हैं। और जो उनकी इंटायर बॉडी लीन्स टू वन साइड, उनकी एक बॉडी ना एक साइड पे लाइक अपवर्ड हुई होती है। तो ये सिम्टम्स भी हमें शो कर रहे होते हैं कि ये पेशेंट सिक्लोरोसिस का। हम जो है ना क्लिनिकली एग्जामिन भी, वो डायग्नोस्टिकली इमेजिंग भी करवाते हैं, मेडिकल इमेजिंग, बट हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपके लिए, कि आपको क्लिनिकली एग्जामिन करना आना चाहिए कि क्या है प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं ये चीज, क्या आपको पिक्चर में भी जो है ना क्लियरली नजर आ रहा होगा, शोल्डर भी उसका अनइवन है। सिक्लोरोसिस की कंडीशन में उसकी स्पाइन क्या है, ये लेटरल कर्वेचर की तरफ गई हुई या लेटरली मूव हुई हुई है। हिप जो है ना अपियर लोअर हो रही है, एक अपवर्ड हो रही है। ये नॉर्मल में, जबकि ऐसा कहीं नहीं होता। नेक्स्ट हम डायग्नोसिस एक्सरे के थ्रू, स्पाइनल रेडियोपैथी रेडियोग्राफ के थ्रू कर सकते हैं, सिटी स्कैन एंड एमआरआई। ये हमारे पास था मेडिकल इमेजिंग जो करेंगे, बट एज अ फिजियोथेरेपिस्ट जो आपने क्लिनिकल एग्जामिनेशन करनी है सिक्लोरोसिस की, वो हम किस तरह से कर सकते हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज हम किस तरह हम कर सकते हैं क्लिनिकल एग्जामिन। आपको पास कोई भी स्पाइनल डिफॉर्मिटी के साथ पेशेंट आता है ना, ये आपको क्लिनिकल एग्जामिनेशन जो हम फर्दर नेक्स्ट भी जो डिजीजेस पढ़ेंगे ना उनमें भी हेल्प आउट करेगी। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। लाइक अगर आपके पास कोई नोटबुक या कॉपी, आप इस पे रिटर्न कर लें, इस तरह आपको याद भी रहेगी, बिकॉज इस स्लाइड में वो नहीं लिखा गया। सबसे पहले आपके पास स्पाइनल डिफॉर्मिटी का कोई भी पेशेंट आया, आपने सबसे पहले उसका गेट एनालिसिस करनी है। गेट एनालिसिस जब आप कर रहे होंगे, पेशेंट को आप कहेंगे वॉकिंग पोजीशन में, जब वो वॉक कर रहे हैं तो आपने उनकी जो है ना इन चीजों को फॉलो अप करना है, कि उनके शोल्डर की पोजीशन क्या, उनका जो फेस है उसकी पोजीशन क्या, आपने उनकी वॉकिंग पैटर्न देखना है कि किस तरह से वो मूव कर रहा है। इसके अलावा आपने उसको क्या करना है, उसको हम स्पेशल टेस्ट करवाते हैं। एज यू नो इन द फिजिकल थेरेपी फील्ड हम इसमें जो है ना कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं। तो सिक्लोरोसिस की कंडीशन में हम एडम
एडम्स टेस्ट करवाते हैं। एडम टेस्ट बेसिकली हमारे पास जो होता है ना, फॉरवर्ड बेंडिंग टेस्ट होता है। लाइक हम पेशेंट को कहते हैं अपने जो है ना फुट के टोज को टच करें, तो हमें बैकवर्ड से ना उसकी क्लियरली जो है ना इमेजिंग नजर आ रही होती है। हम देख सकते हैं कि उसका जो शोल्डर है ना एक ऊपर की तरफ उठा होगा, तो हमें क्लियरली डायग्नोज कर रहा होता है कि किस स्क्लेरोसिस का पेशेंट है। इसके अलावा हम जो है ना पाल्पेशन के थ्रू भी उसको एग्जामिन करते हैं। लाइक टच करके हम देख रहे होते हैं कि स्पाइनल की पोजीशन कैसी है, नॉर्मल है या सी या एस शेप्ड है, ये हम डायग्नोसिस कर रहे होते हैं। ठीक है, ये आपको इसी में हेल्प आउट नहीं करेगी, सिक्लोसिस की कंडीशन में हम डिफरेंट नेक्स्ट जो डिजीजेस भी पढ़ेंगे उसमें भी हेल्प आउट करेगी। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में आपने सबसे पहले गेट को एनालिसिस करना है, उसके बाद कुछ स्पेशल टेस्ट होगा लाइक एडम्स टेस्ट हो गया, उसको हमने परफॉर्म करवाना है। नेक्स्ट हम लोगों ने जो है ना थ्रू पाल्पेशन के थ्रू भी उसकी एग्जामिनेशन कर लेनी है, क्या ये सिक्लोसिस का पेशेंट है। मेडिकल इमेजिंग तो हम करवाते हैं, बट इनिशियली अगर एज अ गुड फिजियोथेरेपिस्ट आपको खुद ही पता चल जाना चाहिए कि क्या कंडीशन ये हो सकती है क्लिनिकल एग्जामिनेशन के थ्रू। ट्रीटमेंट में हम उसको ओरल मेडिकेशन देते हैं, ब्रेसेस वगैरह का यूज करवाते हैं। ब्रेसेस में हमारे पास कुछ ऑर्थोटिक्स या सप्लीमेंट्स वगैरह आ जाते हैं, वो यूज कराते हैं। बेल्ट्स का यूज करवाते हैं। फिजिकल थेरेपी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है इस कंडीशन में सिक्लोसिस की। इसके अलावा नर्व ब्लॉक इंजेक्शन लगवाते हैं। एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट हमारे पास लास्ट ऑप्शन होती है, जब बिल्कुल जो है ना लास्ट स्टेज आती है। ठीक है, जब कोई भी जो है ना फिजिकल थेरेपी भी वर्क नहीं करी एंड अदर टर्म्स। ठीक है, और जो फिजिकल थेरेपी है ना इन सब डिजीजेस की ऑलमोस्ट सेम होगी, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। ठीक है, सर्जरी जैसे कि मैंने आपको बताया लास्ट स्टेज में आती है। हम क्या करते हैं कि स्क्रूज रॉड्स या फिर जो है ना वायर्स के थ्रू उनको एडजस्ट कर देते हैं, रीअलाइनमेंट में ले जाते हैं। एंड देन जो है ना वो उसको आफ्टर जो है ना 6 मंथ के बाद ना वो जो हमने स्क्रूज वगैरह लगाए होते हैं उसको रिमूव कर देते हैं और स्पाइन अपनी अलाइनमेंट में आ जाती है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं काइफोसिस को। सिक्लोरोसिस के बारे में आपको आई होप के क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज सिक्लोरोसिस। साइडवे कर्वेचर स्पाइन क्या, उसके कॉजेस हमने पढ़े, हमने उसकी डायग्नोसिस पढ़ी, यानी उसका लास्टली हमने ट्रीटमेंट देखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है काइफोसिस। काइफोसिस बेसिकली हमारे पास क्या होती है, फॉरवर्ड राउंडिंग ऑफ द अपर बैक। काइफोसिस में हमारी जो है ना स्पाइन है ना वो आउटवर्ड कर्वेचर निकल आता है, लाइक बाहर की तरफ, तो हम उसको आउटवर्ड टर्म यूज करेंगे ना। मैं आपको पिक्चर में भी दिखाऊंगी। ये हमारे पास था सिक्लोरोसिस की कंडीशन, जिसमें हमारा लेटरल कर्वेचर था। हमारी राइट साइड का भी हो सकता है, लेफ्ट साइड का भी हो सकता है, बट डिपेंड्स ऑन कंडीशन, हर पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर रहा होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारे पास काइफोसिस में क्या होता है कि आउटवर्ड निकल आता है, हमारी स्पाइन के आउटवर्ड मूवमेंट हो गया, इसलिए हम इस टर्म को जो है ना काइफोसिस को आउटवर्ड कर्वेचर भी कहते हैं। डिफरेंट टर्म्स हमारे पास यूज हो रही होती हैं, हर जगह डिफरेंट हो रही होती हैं। लाइक सिक्लोरोसिस को हम लेटरल कर्वेचर कह रहे हैं और काइफोसिस को हम आउटवर्ड कर्वेचर भी कह सकते हैं। इसके हमारे पास कॉजेस क्या होते हैं, क्यों ये हो सकता है। फर्स्ट जो मेन कॉज है ना ये हमारे पास ड्यू टू पोस्चर, पोस्चर की वजह से हमारे पास जो है ना ये कॉज हो सकता है। पोस्चर की वजह से हमारे पास काइफोसिस कॉज हो सकता है, बट ये हमारे पास यंग्स में तो पोस्चर की वजह से होता है। अगर हम छोटे बच्चों की बात करें तो उसमें हमारे पास जो है ना ड्यू टू मेल न्यूट्रिशन की वजह से हो सकता है। एंड एडल्ट्स में जो है ना उनके मसल्स वीकेंड हो जाते हैं, उनकी बोन्स वीक हो जाती हैं, इस वजह से पोस्चरल सिक्लोरोसिस हो सकता है। तीन कंडीशंस में हो सकता है, एक हमारे पास बच्चों में आ जाता है, एक यंग्स में आ जाता है, एक अडल्ट्स में। बच्चों में किस वजह से काइफोसिस हो सकता है कि क्योंकि मेल न्यूट्रिशन। ठीक है, यंग्स में क्यों हो सकता है, क्योंकि उनका पोस्चर इस तरह का है। और एडल्ट्स में इस तरह इसलिए हो सकता है कि क्योंकि उन्होंने जो है ना उनके मसल्स वीक कर जाते हैं, उनकी बोन में ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट हो जाती है, इसलिए एक ऑस्टियोपोरोसिस जो है ना काइफोसिस उसमें हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कॉन्जेनिटल आ सकता है, जिस तरह हमने सिक्लोरोसिस में पढ़ा कि ड्यू टू द पोजीशन करेक्टली नहीं थी, तो हम जो है ना कॉन्जेनिटल सिक्लोरोसिस भी हम देखते हैं, बट समटाइम हम जो है ना इसको करेक्ट कर लेते हैं सर्जरी में ही, सर्जरी के थ्रू। और ये जो है ना कंजेनिटल सिक्लोकाइफोसिस जो है ये ज्यादातर सेरिब्रल पाल्सी के पेशेंट्स में भी देखा जाता है, क्योंकि उनकी बोन्स में ना डिफेक्ट आ रहा होता है। न्यूट्रिशनल, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारे पास छोटे बच्चे हैं उनमें न्यूट्रिशनल एंड मेटास्टैटिक मेटाबॉलिक सिक्लोसिस हो सकता है, क्योंकि वो डाइट नहीं प्रॉपर ले रहे हैं, बोन्स उनकी वीक है। ऑस्टियोपोरोसिस जो है ना किस में होगा, वो हमारे पास यंगर या ओल्डर एज में होगा। और चाइल्ड में क्या, रिकेट्स के चाइल्ड जो होंगे उनमें ये देखा जाएगा काइफोसिस। ठीक है, पोस्ट ट्रॉमेटिक काइफोसिस हमारे पास क्या होता है कि हमारी जो वर्टिब्री है वो इंजर्ड हुई है, ब्रेक हुआ है या फ्रैक्चर हुआ है ड्यू टू स्वेयर फॉल की वजह से, तो क्या होगा कि जो हमारे बोन्स है वो कोलैप्स कर जाएंगे और ये जो है ना स्पाइन के जो है ना प्रॉब्लम्स कॉज करेंगी, लाइक काइफोसिस वगैरह। काइफोसिस की कॉज हमारे पास बेसिकली पोस्चरल है, तो वो यंग में है। अडल्ट्स में हो रहा है तो उसकी कॉज क्या बन रही है, हमारे वीक मसल्स और वीक बोन्स।
और बच्चों में है तो उसकी रीजन ये हो सकती है कि उनको रिकेट्स वगैरह, ठीक है। काइफोसिस की हमारे पास कॉज यही होती है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं इसके सिम्टम्स। काइफोसिस में हमें क्या सिम्टम्स शो होंगी? एक तो हमें प्रॉपरली जो सिम्टम्स एग्जामिनेशन के थ्रू शो हो रही होगी वो हमारे पास क्या होगी कि जो है ना आउटवर्ड आउटवर्ड कर्वेचर निकला होगा हमारी स्पाइन का। नेक्स्ट हमारे पास सिम्टम्स इन्फ्लेमेशन होगी, हमारे सराउंडिंग जो टिश्यूज है ना वहां पे भी इन्फ्लेमेशन होगी, आपके जो सराउंडिंग मसल्स है उन पर भी इन्फ्लेमेशन होगी, डीप इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होगा। ब्रीथिंग इम्पेयरमेंट क्यों आएंगी? क्योंकि हमारे जो इसमें क्या है, ब्रीथिंग इम्पेयरमेंट इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारे जो है ना लंग्स वगैरह ना वो कंप्रेस करेंगे, इस वजह से हो रही है। और नर्व इंजरीज भी कॉज ये कर सकता है, लाइक नर्व इंजरी की वजह से भी हमारे से काइफोसिस कॉज हो सकता है क्योंकि मसल्स की वर्किंग हो रही है। एग्जामिनेशन हमने सेम वही करनी है, एक्सरे करवा सकते हैं, एमआरआई, सीटी स्कैन एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी आप कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। गेट पैटर्न चेक करेंगे, उसको फिजिकली पाल्पेशन के थ्रू डायग्नोस करेंगे। बोन एक्स्ट्रा स्कैन बेसिकली क्या होता है, हम जो है ना बोन की डेंसिटी को चेक करते हैं कि बोन कितनी ऑस्टियोपोरोटिक हो चुकी है, इसको हम बोन डेंसिटी स्कैन को ना हम डेक्सा स्कैन भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं। इसके ट्रीटमेंट के लिए हम बॉडी के ब्रेसेस मिलते हैं हमें, वो यूज करवाते हैं। सर्जरी, ट्रैक्शन एंड फिजिकल थेरेपी। फिजिकल थेरेपी इज द ओनली ऑप्शन, फिजिकल थेरेपी भी हम करवाएंगे तो बहुत हद तक जो है ना काइफोसिस जो है ना ट्रीट हो जाता है। नेक्स्ट अब हमारे पास हमने टू टर्म्स पढ़ ली है, एक हमने पढ़ी है सिक्लोरोसिस एंड सेकंड वन इज द काइफोसिस। होपफुली आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप में से किसी भी बच्चे को तो वो पूछ लें। किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? मैम ये नॉर्मल एंगल भी बता दें कितना होता है इनमें? जी वो मैं आपको जो है ना लास्ट पे सबके बताऊंगी। ओके मैम। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वैसे तो हमने कर्व्स पढ़ी है ना, लाइक सर्वाइकल में हमारे पास लोडोसिस होता है और थोरेसिक में काइफोटिक होता है, लंबर में लोडोसिस होता है एंड सेक्रम एंड कोकैक्स में भी हमारे पास कौन सा होता है, उसमें हमारे पास काइफोटिक होता है। वो आगे मैं आपको बताती हूँ कि किस व्यूज में आपकी इन कॉजेज की वजह से जो है ना ये कॉम्प्लिकेशंस कॉज होती हैं। हम जो नॉर्मली देखते हैं ना, आप में से भी बहुत से मेंबर्स होंगे जिनको जो है ना काइफोटिक फेस में होंगे, लेकिन उनका काइफोटिक बहुत माइनर होगा, उनको अभी तो कोई शो नहीं हो रहा है। लेकिन अगर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो इसी पोजीशन को, इसी पोस्चर को फॉलो अप करते रहेंगे तो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस उनको खुद देखने को मिलेंगी इन फ्यूचर भी, एंड वो चीज आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। मैम ये एक स्टूडेंट का सवाल है कि क्या हम नर्व ब्लॉकर्स इन सिचुएशन में दे सकते हैं? नर्व ब्लॉकर्स, जी। काइंडली रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन। ये एक स्टूडेंट का सवाल है, वो पूछ रही हैं कि नर्व ब्लॉकर क्या हम दे सकते हैं डिजीज स्टेट में? नर्व ब्लॉकर बेसिकली हम तब देते हैं जब हमारी स्पाइनल कॉर्ड में भी जो है ना, जहां से नर्व आ रही है उस मसल को, उनको मसल जो है ना बेसिकली हमारे मसल तब वर्क करते हैं जब हमारी जो है ना स्पाइनल कॉर्ड से नर्व आ रही है, वो परफॉर्म कर रही है फंक्शन तब। जब हमारी स्पाइनल कॉर्ड में कोई प्रॉब्लम है ना तो वो क्या होगी, हमारी नर्व में क्या होगा, मसला आएगा। मसला आएगा तो क्या होगा, मसल कॉन्ट्रेक्शन नहीं करेगा, मसल्स वीकेंड हो जाएगा, उस वजह से हमारे पास प्रॉब्लम कोज होती है। लेकिन हम नर्व ब्लॉकर हर कंडीशन में नहीं देंगे। अगर स्फीयर